जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ और साइंस की हम लोग काफ़ी हद तक अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का संपूर्ण रिवीजन करेंगे, जो कि ये आपकी मैराथन क्लास होगी। ठीक है, ये लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच क्लास चलने वाली है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, बहुत बारीकी से ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है और समझना है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए दे रखा है, कह रहा है एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है, तो एक्स क्या हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। पहला कह रखा है कि पिचर प्लांट हो सकता है, एल्गी हो सकता है, या अमरबेल कैस्कुटा हो सकता है, या फंगी या कवक हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं स्वपोषी क्या होता है। देखिए, स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, वो प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वहां से अपना भोजन वो लोग स्वयं बनाते हैं। ठीक है, विषमपोषी का मतलब होता है जो बाहर से अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो। जैसे हम लोग होते हैं दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि हाँ कोई फीमेल है कहती हम खाना बना रहे हैं या मैं खाना खुद बनाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्वपोषी हो गया। नहीं, खुद से खाना बनाने का मतलब प्रकृति से लेकर के हम लोग तो बना बनाया भोजन लेते हैं, जो गेहूं चावल होता है। ठीक है ना, स्वपोषी आप लोग समझ गए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, और विषमपोषी जो दूसरे पे निर्भर रहे। तो ऐसा दोनों गुण किसमें पाया जाता है, तो वो आपका आंसर होता है घटपर्णी, जिसको कि पिचर प्लांट बोलते हैं। ये देखिए कैसे, ये स्वपोषी इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है क्योंकि ये एक पौधा है। ठीक है ना, और ये क्या काम करता है, इसकी संरचना एक घड़े की समान संरचना होती है। इस तरह से आप देखेंगे ना, इसकी जो संरचना होती है घड़े की समान संरचना होती है। ऊपर इस तरह से एक ढक्कन होता है। जब कोई कीट पतंगा इसके पास आता है तो ये कीटे को इसमें फंसा लेता है, और इसमें बने हुए जो रोम्स होते हैं वो उससे क्या करते हैं, नाइट्रोजन अवशोषित कर लेते हैं पचा करके। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कीट भक्षी पौधा इसे ही बोला जाता है। घटपर्णी को या पिचर प्लांट को एक कीट भक्षी पौधा भी बोला जाता है। तो इसमें दोनों के नेचर आ गए ना, स्वपोषी और परपोषी दोनों हो गए, तो इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा संपूर्ण रिवीजन है, इसलिए हर एक ऑप्शन को कोशिश में करूंगा अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं मैं। ठीक है, अब देखिए शैवाल आपका क्या होता है। शैवाल पादप जगत का सबसे सॉफ्ट एक वो है, पादप है। ठीक है ना, ये भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अमरबेल या कैस्कुटा। ये क्या होता है, आप देखेंगे आम का पौधा पेड़ हो गया या बबूल का हो गया, बड़े बड़े वृक्षों पे क्या करता है, पूरी तरह से जालानुमा बना लेता है, छाप लेता है और उनसे एनर्जी लेकर के जीवित रहता है। ये परपोषी में आता है। ठीक है, और कवक वगैरह क्या होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, ये दूसरों पे निर्भर होते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते, ये जो सड़े गले चीजें होती हैं उनको खा करके एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए, स्वपोषी और परपोषी सेम गुण प्रदर्शित करने वाला पिचर प्लांट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। चलिए, अच्छा अब देखिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी साथ में लेता चलूंगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे आपको मैंने एसिड बेस का चैप्टर पढ़ाया था, तो एसिड बेस के कुछ सूचकांक होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये फला एसिड है और ये बेस है या क्षार है। ठीक है, तो ये सूचकांक कई तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं मैनमेड। तो आपसे क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक सूचकांक कौन कौन से हैं, तो आप लोग याद रखोगे हल्दी आपका हो गया। ठीक है, हल्दी हो गया, गुड़हल की टहनियाँ हो गई, गुड़हल, और आपका लिटमस, ये सारे प्रकृति में आता है, लिटमस। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बना हुआ है ईटीसी। तो ये जो है आपके क्या प्राकृतिक में आते हैं, प्रकृत सूचकांक में आते हैं। सूचकांक का मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है, सूचना देता है कि कौन एसिड है कौन सा बेस है। अब देखिए हर एक सूचकांक का एसिड और बेस में जो रंग होता है वो अलग अलग रंग दिखाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे देखिए क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है आपको 3, अच्छा मैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताता चलता हूँ। देखिए जो लिटमस पेपर होता है वो अम्ल को नीला करता है। एक ट्रिक बता देता हूँ, अनील मतलब आ से अम्ल हो गया। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है। आप पूरा लिख लीजिएगा। और एक ट्रिक याद रखिए, बेलन,
बेस जो होता है, क्षार जो होता है, वो लाल लिटमस को किस में कर देता है, नीला में। तो इन ट्रिक्स से आप इन्हें याद रखोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। कह रहा है आपको 3 परख नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया है, ठीक है ना, गुलाबी रंग के पुष्प का विलयन दिया गया है। आप पहली परख नली में विलयन ए की 2 बूंदें डालते हैं। आपके पास 3 परख नली है, ये समझ लो, 1, 2 और 3। पहली वाली में आपने क्या डाला, 2 बूंद डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग आ जाता है। ये हो जाता है कैसे रंग का, गुलाबी रंग का, ठीक है ना। इसी को मेजेंटा भी बोलते हैं, मेजेंटा कलर, ठीक है। तो गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है। अब उसके बाद आप दूसरी परख नली में विलयन बी को 2 बूंद डालते हैं, पर रंग में किसी तरह के चेंजेस नहीं आता, नो चेंज आता है इसमें दूसरे वाले में, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये बी विलयन हो गया, ये सी हो गया। और क्या कहते हैं, आप तीसरी परख नली में सी की कुछ बूंदें डालते हैं तो हरा रंग देता है। यहाँ पे इसका रंग कैसा हो जाता है, कह रहा है ये हरे रंग का हो जाता है, ठीक है, हरा रंग हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, गुड़हल की प्रॉपर्टी जान लो। गुड़हल अगर आप उसे एसिडिक मीडियम में मिलाओगे तो एसिड में क्या रंग देता है, गहरा गुलाबी देता है। इसका मतलब ए आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। और जो न्यूट्रल होता है उसमें उसके कोई चेंजेस नहीं आते, अपने नेचुरल कलर में रहता है। और क्षारीय में, बेस में क्या होता है, गहरा हरा देता है, ठीक है। ये बेस हो गया तब आपका, ठीक है। तो जो गुड़हल होता है एसिड में कैसा कलर देता है बताइए, एसिड में कलर देता है वो गहरा गुलाबी रंग देता है, ये गुड़हल की प्रवृत्ति है। और वो क्या कहते हैं, क्षार में कैसा रंग देता है, तो हरा रंग देता है। और बाकी न्यूट्रल में क्या रहता है, वो उदासीन अपने कलर में रहता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो ए आपका एसिड हो जाएगा और बी आपका उदासीन हो जाएगा, सी हो जाएगा बेस, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहाँ दिया है। यहाँ देखिए ए को एसिड बोला है तो ये आंसर नहीं होगा, ए न्यूट्रल बोल दिया तो भी नहीं होगा, ए अम्लीय है, फिर बी उदासीन है, सी क्षारीय है, यही आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोग हल्दी का हो गया और आपका चाइना रोज हो गया, इन सब चीज़ों का याद रखोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखिए एक क्या है, आपको मान लो शोधन यंत्र, जल शोधन यंत्र क्या होता है, इसमें जो गंदे जल होते हैं उनका शोधन किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है उस पर बात करना है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शोधन संयंत्र में, सॉरी यहाँ पे किसी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में, रेड पेन ले लेता हूँ, संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको ये 3-4 प्रक्रम दिए हैं जिसमें से सही क्रम देना है आपको, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब भी आप रियल लाइफ से आप इसको जोड़ करके देखिए, मान लो अगर नदी हो या नदी हो गई, मान लो उसका जल जो है बहुत गंदा हो गया है, आपको उसको क्या करना है, साफ करना है। तो स्टेप्स चलोगे ना, प्रोसेस पे चलोगे। पहला स्टेप आप क्या करोगे, जो भी अशुद्धियां बड़ी बड़ी दिख रही हैं, जो आप चाहोगे कि ऐसे ही निकाला जा सकता है स्क्रीनिंग करके केवल, तो सबसे पहले आप उनका करोगे, ठीक है ना। तो देखिए वैसे ही इसमें आ जाइए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है कि अपवंकक को हटाया और कलछी से तैरती ग्रीस को निकाला। देखेंगे किस पोजीशन पे आएगा। कह रहा है बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग का अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया ना, सबसे पहले का जब भी आप करोगे सफाई का काम करोगे जल के, सबसे पहला काम होगा बड़ी बड़ी चीज़ों को स्क्रीनिंग के थ्रू आप निकाल लोगे। तो पहले पे तो यही आएगा आपका, फर्स्ट पोजीशन पे बी आएगा। इसमें देखिए कूट का मिलान करना है, मैं दिखा देता हूँ आंसर। ये इस तरह से दिखाना है कि कौन सा पहला आएगा। तो देखिए सबसे पहला तो आपका बी आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ें हम निकालते हैं स्क्रीनिंग करके। तो देखिए बी से ऑप्शन ए शुरू है और ये वाला नहीं शुरू है, ये भी नहीं शुरू है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। उसके बाद डी और ई में देखते हैं पहले कौन आना चाहिए। तो देखिए उसके बाद आपका कह रहा है डी और ई में, डी कह रहा है आवश्यक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकर को नीचे बैठने दिया जाता है। कह रहा है आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत और बजरी को बैठने दिया जाता है। देखते हैं ई में क्या कहा है, हो सकता है ई वाला स्टेप पहले करना पड़ जाए। ई में कह रहा है अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश कराएंगे। देखिए इन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ई कह रहा है कि पहले आप बजरी और रेत निष्कासन टैंक में अपशिष्ट जल को प्रवेश कराओ, और फिर डी कह रहा है कि अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत और कंकर को बैठने देंगे। तो पहले आप प्रवेश कराओगे, ये मान लो ये अपशिष्ट, ये टैंक है,
जिसमें बजरी और रेत को बैठाना है। पहला काम होगा इसमें आप प्रवाहित कराओगे ना, जल को, अपशिष्ट जल को इसमें प्रवाहित कराओगे, तभी जाकर के आप इसकी गति को धीमे करके इसमें बैठने दोगे। तो ये तो देखिए लास्ट पे जा रहा है, ये पहले आना चाहिए, ई पहले आना चाहिए, डी बाद में जाना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, इसमें डी पहले दे दिया है, ई बाद में, लेकिन इसमें ई पहले दिया है, डी बाद में। तो यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने कॉमन थिंकिंग का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और साथ ही साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। अच्छा देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि सर फटाफट से बस आंसर मार्क करो, नहीं, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी तैयार हैं तो आप 1.5 पे स्पीड करके जल्दी जल्दी सुन सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। मुझे टाइम से कोई वो नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ताकि उनको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी से है, कह रहा है एक सेल और एक स्विच वाले एक परिपथ सर्किट के खुले सिरों के तारों को एक के बाद एक, अच्छा, निम्नलिखित तारों में जोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। एक तार है, स्विच है, इसको जोड़ दिया गया है, अलग अलग तार दिया है। एक पहला तार क्या है, पहला तार है आपका 5 सेंटीमीटर और 3 mm मोटाई का, 5 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन ये 3 mm मोटाई इसकी कितनी है, 3 mm की है, 3 mm की, मिलीमीटर की है, ठीक है। दूसरा तार क्या कह रहा है, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर ही लंबा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर ही लंबाई का है, लेकिन इसकी मोटाई जो है ये 7 सेंटीमीटर, वो 7 mm दे रखा है, ठीक है, मोटाई वाला है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, नीचे 4 चीजें दे रखी हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही होगा। आपसे पूछ रहा है कि ए वाले में जिसकी मोटाई 3 mm है और लंबाई 5 है, कह रहा है उसमें अधिक ऊष्मा पैदा होगी। बी कह रहा है कि बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी। देखिए क्या होता है, कोई भी अगर वायर है वो उसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हीट होती है, हीट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तार की लंबाई और उसकी मोटाई पे। जितना मोटा तार या जितना लंबा मोटा तार होगा उतना ही ऊष्मा उसमें अधिक होगी, ये बात समझ गए। तो देखिए ये लंबाई तो दोनों की बराबर है, तो लंबाई पे तो हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन एक की मोटाई 3 mm की है, दूसरे की 7 mm की है, तो जो ज़्यादा मोटा होगा उसमें ऊष्मा ज़्यादा होगी। तो बी वाले की 7 है तो बी वाले में ऊष्मा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखिए बी ऑप्शन में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बातों को। कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप सबका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो लोग भी लाइक शेयर कमेंट अच्छे अच्छे आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, दिल खुश हो जाता है, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबका स्वागत है अपने इस परिवार में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बात याद रखोगे, किसी भी तार में ऊष्मा जो होती है तार की लंबाई, तार की मोटाई पर डायरेक्टली निर्भर करती है, जितना मोटा तार उतने ज्यादा ऊष्मा, ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है उसको देखते हैं। अच्छा इसमें देखिए क्या दे रखा है, रिएक्शन, 2 रिएक्शन करवा रहा है, एक R1 रिएक्शन है आपकी, एक R2 रिएक्शन, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। पहली रिएक्शन कह रहा है बिना बुझा चूना, ये होता है कैल्शियम का ऑक्साइड होता है, जल के साथ प्रतिक्रिया करके बुझा चूना बना देता है। इसको जब H2O से क्रिया कराया जाता है तो ये बना जाता है CaOH का होल ट्वाइस बना देता है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बिना बुझा चूना बोलते हैं, ठीक है, ये बन गया। तो अब ये पूछ रहा, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है बुझा चूना, ये बिना बुझा चूना जल से क्रिया करके ये बना लिया बिना बुझा हुआ चूना। बी रिएक्शन क्या कहवा रहा है, कह रहा है बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर बना लेता है। तो ये जो है अब फिर क्या कह रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, ये CO2 के साथ जुड़ करके क्या बना देता है, CaCO3, ठीक है, CaCO3 बना लेता है और प्लस H2O अलग से निकलता है, ठीक है, ये बना लेता है। तो आगे पूछ रहा है R1 R2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखते हैं क्या दे रखा है नीचे। अच्छा ये रिएक्शन का प्रकार पूछ रहा है, तो बताइए इसमें भी देखिए 2 प्रोडक्ट आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट का बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन या तो संयोजक क्रिया हो गई, ठीक है। इसमें भी देखिए दोनों जुड़ करके एक बना रहे हैं, चूना पत्थर बना रहे हैं, ठीक है, ये भी संयोजक हो गई। तो दोनों ही क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए R1 भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, R2 भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब ये जो कि संपूर्ण रिवीजन हमने बोला है, तो मैं इसमें बता देता हूं कि आपको 4 तरीके के रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन आनी चाहिए। पहला होता है देखिए कॉम्बिनेशन। क्या, मान लो एक रिएक्टेंट है बी, ये दोनों मिलकर के अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एक या दो से अधिक मिलकर के एक प्रोडक्ट, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आवाज पे ज्यादा ध्यान देना, मैं लिखने में कम ध्यान देता हूँ, समझाने पे ज्यादा प्रोसेस करता हूँ, ठीक है। ये हो गया कॉम्बिनेशन। अगर इसका उल्टा मान लो ए बी था, ये टूट करके ए प्लस बी में बिखर जाता है, तो ये डीकम्पोज हो गया, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो गया। एक आपका आता है, मान लो ए और बी एक साथ थे, प्लस सी आया, बाद में सी इससे जुड़ के बी को भगा दिया, तो ये ए सी प्लस बी आ गया, तो ये इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या, क्योंकि इसने देखो इसको विस्थापित कर दिया, बी को अलग कर दिया ना, बी को विस्थापित करके अलग कर दिया, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, सिंगल विस्थापित अभिक्रिया। ये तीसरी हो गई। अब एक कंडीशन आती है जिसमें ए बी प्लस सी डी आपस में रिएक्शन करके ये दोनों अपना चेंज कर लेते हैं, सी इसके साथ आ जाएगा और ए इसके साथ आ जाता है, ठीक है ना, आपस में ही 2 बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। देखिए ये कर देता है ए सी प्लस बी डी, तो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर दिए ना, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इतना आप लोग याद रखोगे, ठीक है। साथ ही साथ एक अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दहन वाली अभिक्रियाएं ज्यादातर ऊष्माक्षेपी है। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माशोषी वो अभिक्रिया होती है जिसको बढ़ाने के लिए हमें अलग से एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं, ठीक है। एक अभिक्रिया आपकी होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरा होता है अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन, जब कभी हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको, हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक आता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स, ठीक है। मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। रेडॉक्स ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और प्लस अपचयन, रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ गए आप लोग, ठीक है। चलो इतना जान गए। अच्छा, आप लोग एक और भी याद रखो, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। उदासीनीकरण किसे बोलते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण वो अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल, एसिड तथा क्षार आपस में जुड़ करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनी या न्यूट्रलीकरण, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। तो मैंने फटाफट से रिवाइज करा दिया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से मैं कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा। आप लोग ध्यान लगा करके बातों को अगर मेरे सुनेंगे तो बहुत चीजें, आपके बहुत से डाउट क्लियर होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला अभिकथन है कि पिचर प्लांट, पिचर प्लांट का मतलब होता है कीटभक्षी जो पौधा है, ठीक है ना, कीटों को फंसा लेता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये कीटों को फंसाता है। दूसरा कह रहा है पिचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता, ये गलत है। पिचर प्लांट दोनों काम करता है, बाहर से वे स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया। तो ऐसा ऑप्शन आप चेक करो जिसमें ए सही हो और बी गलत हो। तो देखिए यहाँ पे कहाँ दे रखा है, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बात आप लोग समझ गए। देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, यहाँ पे सी पे दे रखा है। चलो यहां तक समझ गए, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिचर प्लांट के बारे में हमने डिटेल्स में पहले ही क्वेश्चन पे बता दिया था इसका डिटेल। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं। देखिए विद्युत के चालक होने के लिए आपके पास ऐसा द्रव हो जो आयोनाइज हो सके आसानी से। तो आयोनाइज कौन कौन से हो सकते हैं, जो एसिडिक नेचर का हो या क्षारीय नेचर का हो या सॉल्ट हो। इन तीनों में से अगर कोई द्रव है जिसमें इन तीनों की मात्रा है, क्या क्या, एसिडिक हो या बेस नेचर का हो या फिर आपका सॉल्टी हो, ऐसे में क्या होता है आयोनाइजेशन आसानी से हो जाता है, तो इसमें करंट फ्लो आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहा है इन सारे में कौन सा आसानी से हो जाएगा। पहला ये दे रखा है नींबू का रस, ये तो हो सकता है। वनस्पति तेल, टोटी का जल, ये भी हो सकता है, लेकिन वनस्पति तेल आयोनाइज जल्दी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा आपका सही आंसर। आसुत जल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है आसुत जल होता है, ये भाप से इकट्ठा किया जाता है, ये आयोनाइज नहीं होता है।
अब आपका आता है देखिए नींबू का रस, सिरका ये भी एसिडिक है, टोटी का जल ये भी गंदा होता है, ये भी सॉल्टी होता है, इसमें भी। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो करती है, आपकी आयोनाइज करने के बाद ही फ्लो करती है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि जैसे मान लो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आपका आई आर होता है। V आपको वोल्टेज को बताता है, I करंट को बताता है, R रेजिस्टेंस को बताता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर ये डायरेक्ट ओम्स लॉ होता है। एक फार्मूला आप लोग याद रखोगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A। किसी तार में प्रतिरोध, R जो है प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना ज्यादा है या कितना कम है वो तार की लंबाई और उसकी मोटाई पे डिपेंड करता है। तो R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तार की मोटाई के और तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे, कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से और याद रखो, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु आपका होता है Ag, सिल्वर होता है। ठीक है ना, चांदी जिसको बोलते हैं। ये बात समझ गए। चलो इलेक्ट्रिसिटी से इतना हम लोग डिस्कस कर लिए, आगे के क्वेश्चंस पे चलते। काफी सारा क्वेश्चन है हमें डिस्कस करने के लिए आज। अच्छा ये देखिए क्या कह रहा है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक कंटेनर A है 10 लीटर पानी है, जबकि एक कंटेनर B में 10 लीटर सरसों का तेल है। दो कंटेनर है आपके पास A और B। ठीक है, इसमें वाटर है, इसमें ऑयल है। ठीक है, सरसों का तेल है। दोनों कंटेनरों में पानी शुरू में 40 डिग्री पर है, शुरुआत में पानी कितने पे, 40 डिग्री पे है। देखिए अगर आप लोग ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये पिछली वीडियोस में कई सारी जगह मैंने बता रखे हैं, तो आप लोग खुद से दिमाग लगाइए कौन सा आंसर होगा, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये 40 डिग्री पे है और दोनों कंटेनरों को 40 से इंक्रीज करके 70 तक गर्म किया गया, वाटर वाले को भी और ऑयल वाले को 40 से कितना इंक्रीज करा दिया गया, 70 तक ले गए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। कह रहा है ए अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, बी, तो देखिए जो वाटर होता है ये जल्दी वेपराइज हो जाता है। ठीक है ना, वाष्प बनने लगता है। तो यहाँ पे उष्मा जो गति इसकी बात करें ऊर्जा की, ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर होता है ना ये जल्दी से गर्म हो जाता है, ये भाप बनने लग जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसमें ऊष्मा में थोड़ी चीजें और मैं बता देता हूं। ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, एनर्जी जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा अधिक से निम्न की तरफ प्रवाहित होती है, ये बात याद रखोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके क्या दे रखा है, ये बायो से आ गया एक क्वेश्चन है। देखिए मैंने मिक्स पूरा पेपर लिया हुआ है प्रीवियस ईयर, ताकि आप लोगों को पेपर देखने की आदत हो जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज हो करके आएंगे। पहला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिखा एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र का अवलोकन किया। पत्तियों में आप लोग देखते होंगे इस तरह से पत्तियां होती है ना, इसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं बहुत सारे, जिसको बोला जाता है क्या, रंध्र बोलते हैं या एस्टोमेटा, रंध्र फिर एस्टोमेटा। ये क्या काम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो छोटे छोटे छिद्र है उसे क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन का इनका काम होता है। तो ये बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब इसी में देखो, पौधों में आपके दो टिश्यू ही बोलते हैं ना, हाँ होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम, याद रखना जाइलम से क्वेश्चन आता है, जाइलम और फ्लोएम। इनके काम क्या होते हैं, जाइलम जो होता है पौधों के पूरे शरीर में जल प्रवाह का काम करता है, जा से जाइलम जा से जल, और ये क्या करता है, भोजन प्रवाह का काम करता है पूरे पेड़ों में, पूरे पौधों में के हर एक अंग तक। ठीक है, तो जाइलम जल प्रवाह का, फ्लोएम भोजन प्रवाह का, ये भी याद रखोगे आप साथ ही साथ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या कह रहा है, कि हिंदी वाला खोल लेते हैं, आगे देखते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ये देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। यहाँ पे लवण है और ये क्षार है, सॉल्ट है, बेस है और एसिड है। कह रहा है कि किस एसिड के साथ कौन सा क्षार मिलाया जाए कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बने। तो देखिए अगर HNO3 एसिड में आप मैग्नीशियम का क्या कहते हैं, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड अगर मिलाते हैं, MgOH होल ट्वाइस मिलाते हैं, तो ये मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा। तो आपका ए जो होगा क्या होगा, MgOH होल ट्वाइस होना चाहिए। देखिए ए Mg3 दे दिया, ये नहीं होगा, Mg केवल है नहीं होगा, MgOH होल ट्वाइस हो सकता है, यहाँ पे भी दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं।
अगले पे आ जाते हैं, पोटेशियम सल्फेट आपको बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मिलाओगे? H2SO4 में ऐसा कौन सा सॉल्ट बेस मिलाया जाए कि आपका पोटेशियम सल्फेट मिले? तो पोटेशियम सल्फेट बनाने के लिए पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, KOH मिलाया जाता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? KOH हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन दोनों में कौन सा दे रखा है? यहाँ KOH दे रखा है, इसमें ट्वाइस लगा दिया तो ये नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। और सी आपका हो जाएगा, देखिए कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है ये अम्ल कौन से क्रिया कराएगा? NHO3 से, ठीक है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। अगर आप एक भी ऑप्शन पकड़ पाते हैं तो आपको आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं और मैंने बड़ा करके इनको लगाया भी ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। देखिए पहले मैं इंग्लिश वाला नीचे कर देता हूं, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो पढ़ सकता है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। कह रहा है एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस के लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। कोई स्टूडेंट है, ठीक है, फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है उत्तल लेंस का। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? देखिए क्या करना है, आपने मान लो कोई एक उत्तल लेंस ले लिया, ठीक है, इस तरह से उत्तल लेंस ले लिया। अब आप इसकी फोकस दूरी आइडेंटिफाई करने के लिए दीवार पर छवि बना रहे हो किसी चीज की या प्रकाश की। तो आप इसके पास, अब हमें नहीं पता है कि वो बच्ची कहाँ खड़ी है, हो सकता है वो दीवार के पास खड़ी होगी तो उसे दूर ले जाना पड़ेगा लेंस को, तब जाकर के ये फोकस कर पाएगी। हो सकता है दीवार से दूर खड़ी हो तो उसे पास लाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में उसको साफ इमेज प्राप्त करने के लिए दोनों काम करना पड़ सकता है, दूर भी जाना पड़ सकता है, पास भी। तो देखिए क्या कह रहा है, लेंस को दीवार से दूर केवल हटाए तो ये नहीं होगा, लेंस को दीवार की ओर खिसकाए ये नहीं होगा। कह रहा है लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या फिर दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें नहीं पता वो बच्चा कहाँ पे है और ये पास में लाने पे इमेज साफ बनेगी या दूर ले जाने पे, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन और एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ज्यादातर केसेस में उत्क्रमणी भी होता है, अनुत्क्रमणी भी, दोनों चीजें इसमें देखा जा सकता है, ठीक है ना। और इससे कोई नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, न्यू पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नए पदार्थ की संरचना हो जाती है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था परिवर्तित होती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता आपका। मेरी बातों पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं लिखने पे कम ध्यान देता हूं, समझाने पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है। आप लोग कान खोल के अगर ध्यान से दिमाग से सुनेंगे ना, सब याद हो जाएगा, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि क्या ये केवल रिवर्सिबल होता है, केवल उत्क्रमणी होता है, तो आप कहोगे नहीं, भौतिक वाला जो होता है उत्क्रमणी भी होता है, अनुत्क्रमणी भी होता है। लेकिन वहीं रासायनिक की अगर बात करें तो ये केवल क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, इसे दोबारा वापस नहीं ला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें याद रखोगे। आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा सेट है जिसमें केवल भौतिक परिवर्तन वाले हैं। देखिए केक या खाना, केक पकाना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये आंसर आपका कट गया। आगे कह रहे यहाँ पे भी भोजन पकाना, इसमें भी एक रासायनिक वाला आ गया। दूध से दही जमना, ये भी रासायनिक का उदाहरण हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर होगा। कांच का टूटना, गेहूं का पिसना, पानी उबलना, ये सारे कौन से परिवर्तन के उदाहरण है आपके, केवल और केवल भौतिक के उदाहरण है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर सीटेट मैं मैथ और साइंस की पूरे टीचिंग एग्जाम के लिए एक बहुत बढ़िया बैच लेके आने वाला हूं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक लड़की एक धन आवेशित छड़ और एक ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई, ठीक है। एक कोई धन आवेशित और ऋण आवेशित छड़ लेकर के जल टपक रहा है नल के पास, उसके पास लेके आई। कह रहा है किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी। भैया देखिए जल की जो धारा होती है वो
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जा सकती है, ये ध्यान रखना। आवेश प्रवाह की दर होता है तो आवेश दोनों होते हैं, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश कोई से भी हो सकते हैं। इसमें कह रहा है धनावेशित छड़ की ओर ऋण आवेशित छड़ से दूर, ऐसा नहीं होगा। धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित छड़ दोनों की ओर जाएगी, यही करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जल जो है किसी भी दिशा में दोनों की तरफ जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ अट्रैक्शन होगा, दोनों तरफ आवेश जनरेट होता है। बात समझ गए आप लोग। चलो, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्या कह रहा है, चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना। आपको कई तरीके दिए हैं अलग अलग करने के लिए। ठीक है, पहला दे रखा है फिल्ट्रेशन, निस्यादन, निस्तारण और अवसादन और ऊर्ध्वपातन। तो देखिए चौक और पानी को आपको सेपरेट करना है, तो ये सारे विधि से आप कर सकते हो। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी विधि होती है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है। ठीक है ना, वाष्प में बदल जाता है, तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। मेरे साथ बोलिए, ऊर्ध्वपातन से बहुत पूछता है क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या क्रिया होती है, तो सब्लिमेशन वह क्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट बिना द्रव में बदले सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्रिया। तो ये जो चाक और पानी है ना, ये क्रिया नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें पानी ले रखा है, यहाँ से ये केवल ठोस की बात करता है। ठीक है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा है। चलें आगे बढ़ें, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे अपने। बहुत ध्यान से आप लोग रिवीजन करना, पेपर पास है, डरने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो माइंड मैप वाली, जो माइंड मैप के नाम से हमने 4-5 क्लासेस लिए हैं, हर एक टॉपिक का माइंड मैप, उसको जरूर से जरूर इस लास्ट मोमेंट पे देख के जाना, वहां से सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। मैंने पूरा सिलेबस समेट रखा है 1-1 घंटे से कम की वीडियो में। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कोई चरण है, इसमें कह रहा है कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल का अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली गई। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है ना, और रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसमें परिवर्तन भी रासायनिक होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा आपका, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो चरण ए में आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। चरण बी कह रहा है उपरोक्त को ठंडा करने पर नीले रंग के क्रिस्टल पृष्ठ हो जाता है। तो केवल ठंडा किया आपने, अवस्था परिवर्तित की है। ठीक है ना, गर्म से ठंडे में कर लिया और रंग नीले रंग का आपको क्रिस्टल प्राप्त हुआ, तो ये भौतिक परिवर्तन में आपका आएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना, इसमें आपसे पूछ रहा है कि चरण ए और चरण बी में कौन से परिवर्तन है। ऑप्शन देखिए, ए भौतिक परिवर्तन है, गलत। ए भौतिक है, गलत। ए रासायनिक है, सही बात है चरण, और बी एक भौतिक परिवर्तन है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है ना, क्योंकि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन मैंने बता दिया, ये कुछ नहीं बदलेगा, ये एक दूसरा पदार्थ बना के दे दिया, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों को पहचानिए। देखिए वस्तु की छाया बनती है, जैसे मेरी अगर छाया बनेगी, परछाई बनेगी, तो ये लाइट के पोजीशन पे डिपेंड करेगी, लाइट की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, लाइट की प्रकृति पे डिपेंड करती है। कौन सा सत्य कथन है उसके बारे में बात करना है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बिल्कुल निर्भर करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर पे है और सन कितना दूर पे है। तभी तो देखते हो दोपहर में हमारा जो अपना परछाई बनती है, छाया बनती है, एक छोटी बनने लगती है और सुबह और शाम के टाइम बड़ी बनने लगती है। ये यही रीजन होता है, प्रकाश स्रोत और इसके डिस्टेंस के बीच पे डिपेंड करता है इसकी साइज। तो पहला तो सही होगा। दूसरा कह रहा है छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर भर निर्भर करती है। बिल्कुल निर्भर करेगी, दोनों पे निर्भर करती है कि किधर से आपतित है। शाम के टाइम आप देखोगे तो अलग प्रकृति का आपके वो छाया बनती है, दोपहर की टाइम अलग बनती है, सुबह के टाइम अलग बनती है। तो ये दोनों ही सही बातें कह रखी है इसने। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सी कह रहा है छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। छाया का कोई रंग नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट ही बनता है, ब्लैक ही बनता है। आप लोग देखें तो ये गलत हो गया।
अगला क्या कह रहा है, छाया बनने की व्याख्या प्रतिबिंब बनने की अवधारणा से की जा सकती है। नहीं, प्रतिबिंब बनने की अवधारणा अलग चीज है, छाया बनने की अवधारणा बिल्कुल अलग है, ये सेपरेट है। ठीक है, तो केवल ए और बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो रिवीजन हो रहा है आप लोगों का अच्छे से ना, रिवीजन हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। दो कथन दे रखे हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। पहला कथन आपके सामने दे रखा है, सितार के तारों को कसने से इससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम हो जाता है। भैया देखो, अगर कोई सितार है, मान लो अगर इस तरह से सितार है, इस पे एक खूंटी लगी हुई है, यहाँ पे इस पे एक तार बंधा होता है ना, तो जब आप जितना ज्यादा तार की डोरी को टाइट करोगे, उसके तार को, उसका तारत्व, ध्वनि का तारत्व उतना ही अधिक होगा, पिच उसकी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कह रहा है कि कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरा देखो कह रहा है ध्वनि का तारत्व डोरी के तनाव पर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। ठीक है ना, तारत्व तो बढ़ेगा, डोरी का तनाव अगर बढ़ेगा तो S2 तो सही है, लेकिन S1 गलत है। S1 दोनों सत्य है, नहीं, S1 S2 दोनों सत्य है, नहीं, S1 गलत है और S2 सही है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। कह रहे निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अच्छा देखिए, अगर आज अच्छा रिस्पांस आता है तो कल मैथ का संपूर्ण रिवीजन होगा। इस साइंस से भी बढ़िया बहुत तरीके से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा विद शॉर्ट ट्रिक। ठीक है ना, मेरी कैलकुलेशन आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो कल आपका मैथ का मैराथन रहेगा, उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। पहला कह रहा है दुमट मृदा तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है, गलत बात है। देखिए ये देखिए, पहले मैं बता देता हूँ, बलुई मिट्टी होती है, उसके बाद दोमट आती है, फिर क्ले आती है, क्ले मिट्टी आती है, ये बलुई सैंड हो गया, यहाँ पे क्ले हो गया, दो तुलना इसी में होता है। सैंड के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा डाउट है इस चैप्टर में तो मृदा चैप्टर के नाम से मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, वहाँ पे जाकर के आप लोग चीज़ें डिटेल से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इनके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, तो इनका पर्कुलेशन रेट हाई होता है। ठीक है, तो एयर देखिए इसमें हवा और पानी दोनों ही हाई मात्रा में प्रवाह कर सकते हैं, क्ले वाले में कम होता है हवा और पानी। ठीक है ना, इसमें कह रहा है दोमट मिट्टी में चिकनी में पानी के रिसने की उच्चतर होगी, तो ये गलत हो गया, क्योंकि चिकनी मिट्टी ही ये होता है आपका क्ले, इसमें सबसे कम होना चाहिए। कह रहा है बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है, नहीं, सबसे ज़्यादा बलुआ मिट्टी में होती है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ाया है, समझते जाओ। अगला क्या कह रहा है चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर बलुआ मृदा के रिसने की दर से बराबर होती है, बराबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कम या ज़्यादा है। ठीक है, ये ही एक ऑप्शन मतलब बचा, यही सही होगा। कह रहा बलुआ मृदा की पानी के रिसने, इसको पानी के रिसने को दर को बोलते हैं पर्कुलेशन रेट। ठीक है ना, देखिए एक चीज याद रखना, अगर जिसका पर्कुलेशन रेट हाई होगा उसका एयर वाला भी रेट हाई होगा। अगर पानी जा सकता है तो हवा भी जा सकता है आसानी से। ठीक है ना, चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होता है, हाँ, तो बालू वाले में पानी की दर जाने की चिकनी वाले से अधिक होगी, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। प्लीज अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्या कह रहा है, एक शिक्षक तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े का एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटता है। ठीक है, परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया। ठीक है, स्विच बंद करने पर क्या होगा। अच्छा देखिए, अगर मान लो ये लोहे की कील है, इस पर एक हमने वायर लगा करके बना दिया, यहाँ पे स्विच वगैरह लगा करके सर्किट को कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे स्विच लगा दिया। ठीक है ना, तो इसके चारों, जब इस पे करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ होगी ये मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि करंट की वजह से बनी थी, करंट ही नहीं रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाता है, ऐसी स्थिति को बोलते हैं अस्थायी चुंबकत्व या अस्थायी चुंबक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है। कह रहा है लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक है, नहीं,
अस्थायी चुंबक तो हो ही नहीं सकता। अस्थायी चुंबक तो वो होगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फिक्स हो, यहाँ फिक्स ही नहीं है। कह रहा है लोहे की एक फ्यूज की तरह नहीं, फ्यूज की तरह क्यों काम करेगा, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, यही सही होगा। ठीक है ना, समझ गए बात को। क्योंकि करंट के फ्लो होने के साथ ही, जैसे ये वायर है इसमें करंट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट गया मैग्नेटिक फील्ड गायब। तो ऐसे लोगों को तो अस्थायी बोलते हैं ना, जरूरत के कभी आ गए कभी चले गए, तो ये अस्थायी लोग होते हैं। समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, कोशिका और कोशिका भित्ति के बारे में मैंने बताया था। देखिए अगर कोई भी ये कोशिका है अगर आपका मान लो, तो कोशिका के बाहर का जो इसकी रक्षा कवक होता है उसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, लिखने पे नहीं जाओ। अंदर आपका आता है न्यूक्लियस, एकदम न्यूक्लियस और झिल्ली के बीच में जो होता है कोशिका द्रव्य होता है, और कोशिका द्रव्य के बीच भी बाहर भी, कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक रक्षा कवक होता है। ठीक है, चलो पहले इसको मैं समझाता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको समझते हैं, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है प्याज के छिलके की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। तो जो आपका कोशिका है वो किसी की भी हो सकती है, सेल। प्याज के छिलके की इन्होंने सेल ले लिया। कह रहे प्याज की कोशिका परिधि को ए कहा जाता है। तो कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है। तो ए क्या हो गया आपका, अभी मैंने बताया ना, कोशिका झिल्ली हो गई। तो चारों ऑप्शन में ए ढूंढो, कहीं दे रखा है क्या? ए देखो साइटोप्लाज्म कह रहा है कोशिका द्रव्य तो नहीं हो सकता, कोशिका झिल्ली होना चाहिए। ए कह रहा है सेल वॉल, कोशिका भित्ति ये भी नहीं होना चाहिए, दूसरा होता है। इसमें कह रहा है कोशिका द्रव्य, ये भी ऑप्शन कट गया। ए को कह रहा है कोशिका झिल्ली। तो देखिए एक ही ऑप्शन पढ़ के आप आंसर कर सकते हो। यहाँ पे कोशिका झिल्ली बोल रहा है, ए आपका कोशिका झिल्ली हो जाता है। अब इसके चारों तरफ, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ जो पाया जाता है बी, उसे देखिए बी कहते हैं, आवरण से ढकी होती है जिसे बी कहते हैं। तो बी आपका क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाता है। और इसके अंदर देखिए आगे पढ़िए, कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड होता है सी कहते हैं। तो सी क्या हो गया, अभी बताया ना, कोशिका के मध्य में आपका क्या होता है, आपका बताइए, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सी आपका न्यूक्लियस हो गया। और क्या कह रहा है देखिए, ए तथा सी के बीच जेलीनुमा पदार्थ होता है जिसे डी कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। लेकिन आप लोग क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे, एक ही ऑप्शन पकड़ने के बाद आप चेक कर लोगे सारे ऑप्शन में कि कहीं हो सकता है ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें ए केवल अकेला ही एक चीज दिया हो, तो ऑप्शन फटाफट से एलिमिनेट हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलें आगे बढ़ें, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रत्ययों को नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, पहला कह रहा है कि एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दिया गया। एक प्लास्टिक की बोतल है, उसको पानी से भर दिया गया, उसके मुंह पे ढक्कन लगा दिया गया। ठीक है, ये मान लो ये बोतल था, यहाँ से ये बोतल था, इसके मुंह पे क्या किया गया, ढक्कन लगा के बंद कर दिया गया। कह रहा है बोतल में एक पिन से छेद कर दिया गया, इस पे एक पिन से एक जगह छेद कर दिया गया। यह देखा गया कि छिद्र से पानी नहीं निकल रहा है। इस बोतल को पानी में डाल दिया गया है, लेकिन इसमें से पानी नहीं, ये क्या पानी में नहीं डाला गया है, पानी से भर दिया गया है। एक छेद किया गया लेकिन पानी नहीं डाला गया है। तो कह रहा है ये परीक्षण किसका होगा, ये होता है हाई प्रेशर का, दाब का परीक्षण होगा। कैसे, जैसे मान लो ये छिद्र बहुत पतला है लेकिन हर पानी का अणु एक साथ बहना चाह रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर ढक्कन बंद है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए कह रहा है पानी बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसमें दाब अधिक बन जाता है। ठीक है, तो ये दाब का परीक्षण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे रिलेट कर लो, मान लो एक बड़ा सा रूम हो, ठीक है, और उसका दरवाजा बहुत पतला सा हो और अचानक से सब लोग निकलने की कोशिश करोगे तो दाब इतना पड़ जाएगा कि कोई नहीं निकल पाएगा। वही चीज है, पतले से छिद्र में पानी नहीं निकलेगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक लेजर टार्च से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया। एक लेजर टार्च लिया आपने, पहले प्रिज्म पे डाला, फिर डाला आपने किस पे, कांच पे। कह रहा है दोनों पे क्या घटना होगी, आपको दे रखा है डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन। अरे छोड़ो, देखिए कांच हो या कोई भी, अगर प्रकाश, लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। ठीक है, जिसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए कांच से ही दोनों बने होते हैं, आपका प्रिज्म भी कांच का होता है और
कांच का स्लैब तो दे ही रखा है, तो दोनों में अपवर्तन की परिघटना होगी। तो यहाँ पे प्रकीर्णन दे रखा है, नहीं होगा। अपवर्तन है लेकिन प्रकीर्णन है, ये भी नहीं होगा। दोनों में एक साथ होना चाहिए। प्रकीर्णन प्रकीर्णन नहीं, दोनों में अपवर्तन होगा, ठीक है ना। तो अपवर्तन की क्रिया दोनों में ही होगी, चाहे वो प्रिज्म हो चाहे ग्लास का स्लैब हो। चलें आगे बढ़ें, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, किस तरह की अभिक्रिया होती है। तो देखिए 6 कार्बन CO2 6 CO2 प्लस 6 H2O मिल करके क्या बनाते हैं, C6H12O6 और प्लस कुछ ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन निकलेगा, बैलेंस कर लेगा बाद में, ये बनता है। तो ये देखिए दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। उदासीनीकरण नहीं होगी, अपघटन अभिक्रिया नहीं होगी, संयुक्त या कॉम्बिनेशन होगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। टाइम कितना हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कॉपर सल्फेट के संतृप्त सैचुरेटेड विलयन को क्या करने से उसमें और मात्रा में कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है। देखिए सैचुरेशन की स्थिति क्या होती है, सैचुरेटेड, जैसे मान लो हमने खाना यहाँ तक खा लिया, खूब पेट भर गया है, तो ये हमारी संतृप्त अवस्था हुई कि एकदम हम संतृप्त हो गए। सैचुरेटेड में आ गए कि मतलब अब हम कुछ भी नहीं खा सकते, ये कंडीशन होती है। उसी तरीके से देखो कई बार होता है, आप पानी में अगर चीनी घोलते जाए बार बार, इतना चीनी आपको घोल देंगे ना, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब विलयन संतृप्त हो जाएगा तब उसमें और चीनी नहीं घुलेगी, ठीक है। तो और अगर आप घुलना चाहते हैं तो इसको आपको गर्म करना पड़ेगा, ज्वाला दे करके गर्म करना पड़ेगा। तो वही सेम काम होता है, कॉपर सल्फेट अगर संतृप्त विलयन है, आप चाहते हैं कि इसमें कॉपर और घोला जाए ना, तो आपको इस विलयन को गर्म करना पड़ेगा। देखिए सी ऑप्शन दे रखा है, विलयन को गर्म करने पर करके, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रोग और उससे रोगाणु से दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा देता हूं। देखिए इसमें कह रहा है कि ये डिजीज है, आपका रीजन दे रखा है और ट्रांसफर ऑफ मोड, कैसे ट्रांसफर होते हैं। पहला कह रहा है पोलियो बैक्टीरिया से होता है क्या, नहीं भैया, पोलियो जो वायरल डिजीज है। कह रहा है कॉलरा वायरस से होता है, नहीं, कॉलरा बैक्टीरिया से होता है। मैंने आप लोगों को कई सारी ट्रिक्स बता रखी हैं मास्टर माइंड मैप क्लास में, वहां पे जाके देख लेना, रोग तथा रोगाणु का पूरा ट्रिक बता रखा है, ठीक है। डिप सिटी की कुटनी है तो वहां से इस तरह से आप लोगों को ये ट्रिक बताया है। देखिए कह रहा है हेपेटाइटिस बैक्टीरिया से होता है, फूड से बहता, नहीं ये भी गलत है। मेसिल्स जो होता है ये वायरल डिजीज है और एयर से ये फैलता है। हिंदी में देख लेते हैं। देखिए पोलियो जीवाणु से नहीं होता, ये कट गया। हैजा विषाणु से नहीं होता है। हेपेटाइटिस जीवाणु विषाणु भोजन से नहीं प्रभावित होता है। खसरा विषाणु जनित रोग है और वायु से द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल यही सही है, केवल और केवल डी ऑप्शन सही है। तो केवल डी ऑप्शन सही है, ये ए पे आंसर दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। रोग तथा रोगाणु माइंड मैप वाली क्लास जाके पढ़ लीजिएगा, सब कुछ डिटेल में बता रखा है, 1 घंटे में पूरी फिजिक्स पूरा बायो पढ़ा रखा है, वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा। और पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना भी चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती हैं तथा वह संकुचन और प्रकुंचन से चलता है। संकुचन प्रकुंचन क्या होता है, ऐसे देखिए, जैसे हड्डियां नहीं होती है तो केचुआ इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए केचुआ होता है जिसमें हड्डियां नहीं पाती हैं, ये संकुचन और प्रकुंचन से चलता है, मतलब अपनी बॉडी को एक बार सिकोड़ता है फिर फैलाता है, फिर सिकोड़ेगा फिर फैलाएगा, इस तरह से चलता है, इसे संकुचन और प्रकुंचन बोलते हैं। इस तरह से आगे बढ़ता है। केचुआ किसानों का मित्र होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, खाद को, जमीन को, किसान के खेत को क्या करता है, पोली मिट्टी बना देता है। तो ये हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न्यूनता के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता है तो और बाद में रक्त बहने लगता है। तो देखिए रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है, तो विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। और ये विटामिन के एक वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। देखिए विटामिन जो होते हैं 2 तरह से घुलते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलते हैं, कुछ घुलते हैं आपके पानी में, ठीक है।
तो आपसे पूछा जाता है, पानी वाला ज़्यादा पूछा जाता है, तो BC याद रखना। BC जो होता है ये पानी में घुलता है, केवल ये पानी में घुलता है, ADK सारे जो हैं वसा में घुलते हैं, तो BC जो हो गया ये पानी में घुलने वाला विटामिन है। इनके आपके रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, तो एक टिक याद रख लो, टाफी, रथ एक टॉफी। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। रेटिनॉल इसका नाम हो गया, थायमीन और एस्कॉर्बिक एसिड, और क से आता है टोकोफेराल और क्रोलोफेराल, ऐसे फेराल करके इसमें आता है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्रोनोफेनॉल होता है, फेनॉल होता है शायद, और ये क्यूनोफिनॉन होता है, क्यूनोफिनॉल उसका होता है विटामिन K का नाम। तो सबके रासायनिक नाम आप लोग याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, रथ एक टॉफी, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड और टेकोफेराल, ये उसके पहले फेराल ऐसे करके होता है। एक सेकंड में आप लोगों को डिटेल में ही बता देता हूँ इसका क्या नाम है, मेरे को थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, वर्ड थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, एक सेकंड। टोकोफेराल तो इसका ई का नाम हो गया, और क्वेरोफेराल, फेराल इसमें भी लास्ट में आता है, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है जब अम्ल A को क्षार B में डाला जाता है तो C बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में उत्पन्न होती है। C का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। तो A, B, C क्या होंगे? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका बनता है वो किसका बनता है, आप लोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता है कैल्शियम सल्फेट का, और कैल्शियम सल्फेट आपको तैयार करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ चूने का पानी मिलाना पड़ता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड पहला हो जाएगा H2SO4, तो A आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा, देखते हैं कहाँ है। A आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और लास्ट में जो C होगा आपका, वो आपका आएगा कैल्शियम सल्फेट आना चाहिए। यहाँ पे C दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट, गलत हो गया ऑप्शन। C क्या दे रखा है यहाँ पे जरा देखिए, कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है, ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन। A ऑप्शन क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी गलत हो गया। ये देखिए कैल्शियम सल्फेट दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, कैल्शियम सल्फेट से बनता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं। अगर देखिए कह रहा है जब A अम्ल को B क्षार में डाला जाता है तो अम्ल कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और बिना बुझा चूना वाला आपका आ गया CaO, क्या कहते हैं, क्षार हो गया। इनको मिलाने के बाद आपका बनता है कैल्शियम सल्फेट, इसकी मदद से बनाया जाता है आपका क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग रेत, नेफ्थलीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो देखिए रेत, नेफ्थलीन और सबसे पहले ये पकड़ लो, नेफ्थलीन को अगर पृथक करना है तो नेफ्थलीन आपका हो गया, नेफ्थलीन, कपूर, ये सारे ऊर्ध्वपातन द्वारा ही अलग किए जाते हैं, ये ठोस से डायरेक्ट गैस में जाते हैं। तो देखिए ऊर्ध्वपातन एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में आंसर पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, समझ गए। बाकी चीजों को निस्तारण और वाष्पीकरण, नमक हो गया, नमक को जल से अगर आपको निकालना है तो वाष्पीकरण करोगे, अगर नमक पानी में सैंड है, बालू है, तो उसको निस्तारण कर दोगे, नीचे बैठ जाएगा, समझ गए। लेकिन नेफ्थलीन को आपको सब्लिमेशन से ही हटाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्या कह रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति लगातार बढ़ती है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, इस वजह से उसकी गति बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेविटी का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, दुनिया की सारी। अब देखिए ग्रेविटी जो होता है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, ये भी याद रखना। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिजिक्स का थ्योरी वाला एक मैराथन ले लूँगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरे साइंस का, एक कल नहीं परसों थ्योरी का पूरा मैराथन ले लूँगा, 1-1.5 घंटे का, सारी थ्योरी रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी आगे करवाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या दे रखा है। कह रहा है AB तथा CD ऐसे दो छड़ हैं जो कि A सिरा C को सीधा, देखिए दो छड़ हो गई AB और CD, ये रहा आपका A, B और ये CD, दोनों के नाम हो गए।
कह रहा है ए सिरा सी द्वारा प्रतिकर्षित होता है, ए जो है सी से प्रतिकर्षित हो रहा है, बी सी के सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी सी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। कह रहा है बी तथा डी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ ये दोनों छड़ें क्या हो सकती हैं, तो हो ना हो दोनों छड़ें चुंबक होंगी, तभी इनके दोनों सिरों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण हो पा रहा है, ठीक है। पहला कह रहा है एक चुंबक परंतु दूसरा चुंबक नहीं है, गलत है, दोनों ही चुंबक होंगे। ए बी चुंबक नहीं है, ये भी गलत है। ए बी तथा सी डी दोनों चुंबक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तभी ये दोनों छोरों पर चुंबक क्या करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के घटित होने की संभावना सबसे कम है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पढ़ाया था, सबसे ऊपर आपका कैल्शियम आता है, सॉरी पोटेशियम आता है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है, तो पोटेशियम अगर किसी से रिएक्शन कर लिया है तो इसको यहाँ से तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम को तोड़ करके ये बेरियम खुद जुड़ गया है, जो कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है इसकी। तो पूछ रहा है सबसे कम संभव कौन है, तो यही हो जाएगा। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, तो इसको हटा पाना मुश्किल काम है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग सारा निपटा लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को थ्योरी सीखना है तो एक बार कमेंट करेंगे, या फिर मास्टर वो जो माइंड मैप की क्लास है उसे देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, जल से भरे एक कागज के कप नीचे मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर उसमें आग क्यों नहीं पकड़ती है। देखिए हर एक पदार्थ का अपना प्रज्वलक ताप होता है, जब प्रज्वलक ताप तक पहुंच जाएगा तब आग पकड़ता है, ठीक है ना। जैसे कागज हो जाए या मान लो कोई लकड़ी है, आप थोड़ी देर तक आग में रखोगे, देखोगे आग नहीं पकड़ा होगा, लेकिन हीट होते 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 जब प्रज्वलन ताप पे पहुंच जाता है तब जाकर के वो क्या होता है, जलने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि जो कागज का कप है इसमें पानी भरा हुआ है ना, जब आप मोमबत्ती से इसे गर्म कर रहे हैं तो ये जो कागज है अपने प्रज्वलन ताप पे जाने से पहले ही उसमें प्रवाहित होकर चली जा रही है जल को गर्म करने पे चालन विधि द्वारा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, कागज अज्वलनशील है, नहीं, कागज प्रज्वल ताप तक नहीं पहुंचता, यही सही है। पेपर डज नॉट रीच द इग्निशियन टेम्परेचर, हर पदार्थ का अपना इग्निशियन टेम्परेचर होता है, जब वहां तक पहुंचेगा ही नहीं तो जलेगा कैसे, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए हड्डी तथा संधियों की बात, ज्वाइंट की बात कर रखा है। तो ज्वाइंट देखिए कंदुक खलील संधि जिसको बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं, ये हमारे यहाँ पे पाया जाता है शोल्डर पे। ये शोल्डर जैसे घूम रहा है चारों तरफ ना, तो यहाँ पे कंदुक खलील संधि पाई जाती है, कहाँ पे, बाजू और इसमें। तो ए आपका बी से मिल जाएगा। स्थिर संधि देखिए ये जो ऊपरी जबड़ा होता है, ये ऊपरी भाग से स्थिर संधि द्वारा यहाँ पे जोड़ होता है। आप देखिए हिलाएंगे ऊपर का जबड़ा नहीं हिलता, नीचे का जबड़ा केवल हिलता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है, किसमें आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ऊपरी जबड़े तथा शेष सिर, यहाँ मिल जाएगा। हिंज संधि एक तरफ खुलता है, कब्जा संधि जैसे दरवाजा पे कब्जा यहाँ लग जाता है, वैसे ही कोहनी में घुटने में ये हिंज संधि पाया जाता है, कोहनी तथा घुटने में। बचा हुआ आपका यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए। देखिए ए आपका जाएगा 2 के साथ, बी जाएगा 3 के साथ, ए 2 के साथ, बी 3 के साथ, सी ऑप्शन पे दे रखा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पूरी संधि माइंड मैप में पढ़ा दिया है आप लोगों के लिए। माइंड मैप की सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, धातु ऑक्साइड सामान्यतया क्षारीय होते हैं, ये गलत बात है। कभी कभी उभयधर्मी भी होते हैं, हमेशा ये सत्य बात नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होने के कारण धातुएं ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती हैं। पहली बात तो धातुएं जो है विद्युत ऋणात्मक होती ही नहीं है, जैसे Na++ बनता है हमेशा, तो धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, तो दोनों ही गलत हैं, S1S2 दोनों ही गलत है। कह रहा है कथनों S1S2 पर विचार कीजिए, विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देख लेते हैं कहाँ पे दे रखा है, दोनों गलत, बोथ S1S2 आर गलत, ये रहा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मैं थक गया हूँ, आज की क्लास को हम धीरे धीरे अब समाहित करेंगे, कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्लास नहीं तो और बड़ी होने वाली थी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है, उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल। देखिए उत्प्लावन बल आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कोई वस्तु जितना पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डूबेगी, ठीक है ना, तो वो उतना ही जल का भार बाहर निकालती है, ठीक है। तो वो हटाया हुआ जल का भार उसके भार के बराबर होता है।
तो यही इसमें आयतन निकाला है ना, तो ये क्या होगा, उसके भार के अधिक नहीं होगा, कम नहीं होगा, बराबर होगा। डी ऑप्शन आपका कलेक्ट हो जाएगा, उसके भार के बराबर होगा। चलें आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, मैंने हार्ट के बारे में बता दिया है। कह रहा है मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए मछलियों में द्विकोष्ठी हृदय होता है, द्विकोष्ठी होता है, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है, ठीक है। अगर हम स्तनपायी जीवों की बात करें, स्तनधारियों की और पक्षियों की बात करें, तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। हम लोगों में कितने चैम्बर होते हैं, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अगर सरीसृप की बात करें, रेंग के चलने वालों की बात करें, तो उसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। लेकिन अपवाद के तौर में आप याद रखोगे, क्रोकोडाइल, घड़ियाल वगैरह जो होते हैं उसमें 4 चैम्बर ही होते हैं। ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला दे रखा है 4 कोष्ठी, गलत है। 4 कोष्ठी गलत है, 4 गलत है। मछलियों में 2 ही कोष्ठक के होते हैं, 2 कोष्ठी, जिसमें एक अलिंद और एक निलय होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आपका पेपर बहुत जल्द है। अगला क्या कह रहा है, देखिए एक साधारण पेंडुलम के बॉब को माध्य स्थिति से बृहत्तम स्थिति तक छोड़ा जाता है, तब बॉब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये देखिए एक पेंडुलम इस तरह से रस्सी से बांधा जाता है, ये इधर से मैक्सिमम स्थिति यहाँ पे आएगा, इसका इधर यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। कह रहा है जब ये अपनी मैक्सिमम स्थिति पे होगा तो क्या हो सकता है। देखिए ये एल लंबाई होता है, जब मैक्सिमम स्थिति पे ये बॉल आ जाएगी, बॉब आ जाएगा, इसका वेलोसिटी या फिर चाल 0 हो जाएगा। चाल 0 होने की वजह से इसका क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है, क्योंकि हाफ mv² होता है, ये भी 0 हो जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी का 0 होगी, स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाती है, त्वरण भी अधिकतम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाल 0 हो जाती है, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर पेंडुलम के टाइम पीरियड टी की बात करें तो ये होता है 2π√L/g। एल क्या होता है, ये धागे की लंबाई होती है, ये सब याद रखोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से पौधों के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। तो देखिए कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं जड़, तना और पत्तियां, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। इसमें कह रहा है दहन की सभी, देखिए दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, बिल्कुल। जैसे देखिए कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो CO2 बनाता है, प्लस साथ में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये ऑक्सीजन का जुड़ना भी एक दहन अभिक्रिया को बताता है। कह रहा है दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, सही बात है। कह रहा है इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बिल्कुल सही बात है। और ये इसका व्याख्या करता है, ठीक है ना, यही क्योंकि ऐसा होता है इसीलिए तो ये कह रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि S1 S2 दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलो काफ़ी हद तक हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आप लोग तैयार रहेंगे, मैथ का धुआंधार रिवीजन करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन रिवाइज करूंगा। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग यहाँ बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे, अच्छे से पूरा फुल रिवीजन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, अभिक्रिया 1 बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। तो देखिए BaCl2 अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम सल्फेट से, Na2SO4 से क्रिया करेगा। तो ये क्या होता है, देखिए द्विविस्थापनीय अभिक्रिया होता है। ये वाला सोडियम जो है क्लोरीन से जुड़ जाता है, बेरियम सल्फेट से जुड़ जाता है, तो ये बनाता है BaSO4 बना देता है, प्लस ये बनाता है 2 NaCl बना देता है। तो दोनों एक दूसरे को विस्थापित करें तो ये द्विविस्थापनीय अभिक्रिया हो जाएगा। ये कट गया, यहाँ पे द्विविस्थापनीय है, यही एक ही ऑप्शन है, रिएक्शन 1 द्विविस्थापनीय है, यहीं से समझ में आ गया। अगला क्या कह रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो MgO CO2 से अभिक्रिया करके MgO3 बना देता है, ठीक है ना, MgCO3 बना देगा, C भी रहेगा। तो ये संयोजन अभिक्रिया, देखिए दोनों जुड़ करके कॉम्बिनेशन कर लिए, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी वियोजन बोल रहा हूँ, संयोजन हो गई, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है भौतिक परिवर्तन सदा उत्क्रमणीय होता है। अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के समझाया, हमेशा उत्क्रमणीय नहीं होता है। जैसे देखो पानी से अगर बर्फ बन गया, फिर बर्फ से पानी बन जाता है, ठीक है,
यहाँ उत्क्रमणी है, लेकिन अगर एक कागज है इसको फाड़ दोगे तो क्या अपने आप कागज जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। तो ये अनुत्क्रमणी भी होता है, उत्क्रमणी भी होता है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता, ये सही है। तो देखिए S1 इज रॉन्ग एंड S2 करेक्ट। S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है, यही डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ S1 नहीं S2 लिखा होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मोमबत्ती की ज्वाला के लिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए अगर कोई मोमबत्ती जल रही है, इस तरह से ज्वाला निकल रही है, इसके तीन भाग होते हैं, आंतरिक, मध्य और बाह्य। सबसे गर्म होता है बाह्य वाला। तो देखिए कह रहा है सर्वाधिक गर्म भाग पूर्णतः दहन का बाह्यतम भाग, ये यहाँ मिल जाएगा। मध्यम गर्म वाला भाग मध्य में ही आता है, कौन सा, आंतरिक नहीं, दहन का बीच वाला भाग, ये यहीं मिल जाएगा, ये पहले से मिल जाएगा। तो देखिए कहाँ दिया है, ए जो है 3 से मिल रहा हो, बी जो है 2 से मिल रहा हो, ए 3 से बी 2 से, ये चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने माइंड मैप में ये बिल्कुल डिटेल में समझाया, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए कॉपर जो है ये कभी भी H वाले हाइड्रोजन वाले आइटम से कभी अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर होता है, कॉपर बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, तो कभी भी नीचे वाला ऊपर वाले से अभिक्रिया नहीं करने पहुंचेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो तांबा है ये कभी भी HCl से अभिक्रिया नहीं करेगा। आप लोग प्लीज रिएक्टिविटी सीरीज देख के जाना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आगे बढ़े हम लोग। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। देखिए यूरिया दुनिया का सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ बना था, तो ये तो कार्बनिक का एग्जाम्पल हो गया। वनस्पति अपशिष्ट जो होते हैं, घी, तेल, ये भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कह रहा है अकार्बनिक, तो अकार्बनिक में आपका फास्फेट आता है और जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी, ये आता है। तो बी और सी, ए ऑप्शन पे दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे एक आधी क्वेश्चन और बचे हैं। अच्छा, इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है। तो देखिए लैंगिक जनन के विषय में अगर सत्य की बात करें तो सी ऑप्शन कह रहा है निषेचन के केवल परागण के पश्चात ही संभव होता है, हो सकता है, तो ये एक सही है। पौधे बीज से प्राप्त किए जाते हैं, ये सही है। अगर बी कह रहा है केवल कीट ही परागण करते हैं, ये गलत है। कीट कब से परागण कर सकते हैं? कीट भी करते हैं, हवा के द्वारा, अदर तरीके भी हैं। लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक होते हैं, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना, तो ए और बी तो कट गया, सी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये डी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। तो देखिए जो स्नेल होता है, घोंघा होता है, ये जल में रहता है, ये श्वसन करता है गलफड़े के माध्यम से, लेकिन आपका टिड्डा हो गया, काकरोच हो गया, चींटी हो गया, ये श्वास नली द्वारा करते हैं, तो यही आपका अलग हो गया, सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसका जो सही क्रम है वो मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले लाभदायक, यहाँ पे लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर जो है छनने के लिए किडनी में जाता है, ये पहला ऑप्शन आपका होता है। ठीक है ना, तो ये आपका सी हो गया। उसके बाद ये सी ऑप्शन इसका वैसे करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखा। सी पे क्या है, देखिए उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका ई आता है, अब क्या कहता है, जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क छनकर मूत्र से रूप में बाहर निकल जाते हैं, ये आता है। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लेना। अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ और इस क्लास को, आज की क्लास को हम लोग यहीं समराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या और बचा है, कोई आसान सा छोटा सा बचा हो। देखिए इसको भी मैं बता देता हूँ। कह रहा है धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही बात है। धमनियाँ शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं, ये एक दिशा में केवल प्रवाहित होता है। कह रहा है धमनियों में कपाट होता है, नहीं, धमनियों में कपाट नहीं होता, सिराओं में कपाट होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से ब्लड फ्लो नीचे ना हो जाए, इसलिए उनमें कपाट दिया होता है। तो ए सही है और बी गलत वाला ऑप्शन चुन लीजिए। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। ठीक है, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। हम लोग वैसे पहुंच भी गए थे अपने सारे क्वेश्चन में, थकते थकते, कोई दिक्कत नहीं है।
आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके भी बताइएगा क्या आप लोग मैथ का फुल रिवीजन चाहते हैं। तो अब मैं कल जो है मैथ की एक महामैराथन की तरह क्लास लेके आऊँगा, जिसमें पूरी मैथ को जितना आपके पेपर में आने वाला है सबको समराइज कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।